नमस्कार। आज का हमारा विषय है कहानीकार अमरकांत। हम इनके संक्षिप्त जीवन वृत्त को देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया में एक तहसील है रसड़ा। इस रसड़ा तहसील के सुपरिचित गांव नगरा से सटा हुआ एक छोटा सा गांव और है। यह गांव है भागमलपुर। देखने में यह गांव नगरा गांव का ही टोला लगता है। टोला यानी कि एक बस्ती टाइप में, आप कॉलोनी टाइप में समझ सकते हैं। जैसे शहरों में कॉलोनी है, गांव में टोले हैं। भागमल गांव 3 टोलों में बंटा है। उत्तर दिशा की तरफ टोला यादवों का और दक्षिण में दलितों का। इन दोनों टोलों के बीच में कायस्थों के 3 परिवार थे। इन्हीं कायस्थ परिवारों में से एक परिवार था सीताराम व अनंती देवी का। इन्हीं के पुत्र के रूप में 1 जुलाई 1925 को अमरकांत का जन्म हुआ और शुरू में इनका नाम क्या रखा गया? श्री राम। अपने नामकरण की चर्चा करते हुए स्वयं अमरकांत ने लिखा है, मेरे खानदान के लोग अपने नाम के साथ लाल लगाते थे। मेरा नाम भी श्री राम लाल ही था, लेकिन जब हम लोग बलिया शहर में रहने लगे तो 4-5 वर्ष बाद वहां अनेक कायस्थ परिवारों के संपर्क में आने से लाल के स्थान पर वर्मा जोड़ दिया गया। इस तरह मेरा नाम हो गया श्री राम वर्मा। ऐसा क्यों किया गया? इसे उद्घाटित करने के लिए भारत के बहुत से जातिवादी कचरे को उलटना पुलटना पड़ेगा। बस इतना ही कहना पर्याप्त है कि जब मैंने लेखन का निश्चय कर लिया तो लाल या वर्मा अथवा किसी जाति सूचक सरनेम से मुक्ति पाने के लिए अपना नाम अमरकांत रख लिया। यहाँ भी एक बात ज्ञातव्य है कि मेरे 2 नाम रखे गए थे, जिनमें एक अमरनाथ भी था, जिसे एक साधु ने दिया था। यह नाम प्रचलित तो नहीं था, लेकिन मैंने इसमें हल्का संशोधन करके साहित्यिक नाम के रूप में इसे मान्यता दिला दी। बचपन की यादों का जिक्र करते हुए अमरकांत ने अपने कई लेखों में अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। ऐसी एक घटना उनके कर्ण छेदन संस्कार से संबंधित भी है। इस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, कान छेदने के लिए एक बारेन आई थी, जिसके पास कपड़े के थैले में कुछ जरूरी सामान थे। वह किसी दूसरे कमरे में बैठी थी, इसलिए मैं देख नहीं सका कि वह कौन सी तैयारी कर रही है, लेकिन कुछ फुसफुसाहटों, भुनभुनाहटों तथा संकेतों से मैं कुछ भांप तो गया ही था। मैं जब मन ही मन डरा हुआ था, उसी समय मेरे दोनों हाथों में एक एक लड्डू खाने के लिए दे दिया गया। दोनों हाथों में लड्डू क्यों? इसलिए कि जब कार्रवाई हो तो मैं हाथ चलाकर कोई व्यवधान पैदा न कर दूं। काम निर्बाध हो भी गया, क्योंकि जब मैं उनकी चाल में आकर लड्डू खाने लगा तो बारेन ने चुपके से पीछे से आकर तांबे के एक पतले तार से मेरे दोनों कान एक के बाद एक छेद ही दिए। मैं रोया तो जरूर, लेकिन दादी के पुचकारने से कुछ न कर सका। इसी तरह के कई अन्य प्रसंग भी हैं जिनका अमरकांत ने बड़े ही रुचिपूर्वक ढंग से वर्णन किया है। अमरकांत का जन्म साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था और सभी परंपरागत संस्कारों के साथ साथ साहित्य व लेखन का संस्कार अमरकांत ने स्वयं अर्जित किया। उनके घर में किसी तरह का कोई साहित्यिक वातावरण नहीं था। पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उन्होंने अनुभव किया कि वे लिख सकते हैं और उन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया। अमरकांत की आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। उन दिनों बलिया शहर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। लालटेन और ढिबरी की रोशनी के सहारे अमरकांत ने रविंद्रनाथ ठाकुर, परशुराम, शरत चंद्र और बंकिम चंद्र जैसे साहित्यकारों से परिचय प्राप्त किया, उनका लेखन देखा। इन पुस्तकों ने अमरकांत के विचारों को एक दिशा प्रदान की। अमरकांत के चाचा के प्रयास से उनको दैनिक पत्र सैनिक में नौकरी मिल गई। इस तरह उनके पत्रकारिता से संबद्ध जीवन की शुरुआत हुई। यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। घर के अंदर अमरकांत एक आज्ञाकारी बालक थे। किताबें बड़े चाव से पढ़ते थे। बचपन से शुरू में शरत चंद्र के उपन्यासों से प्रभावित होकर कोरी भावुकतापूर्ण रोमांटिक कहानियों से अमरकांत ने अपने लेखन की शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने समाज और राष्ट्र की
यथार्थ स्थिति को समझा और आगे चलकर उनका लेखन भी यथार्थ से अधिक करीब हो गया। धीरे धीरे अमरकांत का परिचय स्थानीय क्रांतिकारियों व उनके क्रांतिकारी साहित्य से हुआ। उस समय कोई भी लेखक इस सब बातों से अछूता नहीं रह सकता था। कई स्थानीय क्रांतिकारी मित्रों ने मिलकर राजनीतिक सतर्कता दिखाई, पर अमरकांत और उनके मित्रों की यह सतर्कता हास्यास्पद ही कही जाएगी। ऐसी ही कुछ घटनाओं को थोड़े परिवर्तन के साथ अमरकांत ने अपने उपन्यास सूखा पत्ता में चित्रित किया है। अब देखिए, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई क्रांति में आ रहा है तो हमेशा ही महान क्रांतिकारी बन जाए। उन्होंने खुद इस बात को रियलाइज किया और अपने उपन्यास सूखा पत्ता में चित्रित किया। उपन्यास में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह चीनी और बोरे चुराकर युवकों का एक दल से महान क्रांतिकारी घटना मानता है। इनका विवाह 1 मई 1946 को गोरखपुर में रहने वाली गिरिजा देवी से हुआ। इनकी 4 आगे संतानें हुई, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। अमरकांत के व्यक्तित्व के बारे में राजेंद्र यादव लिखते हैं कि अमरकांत टुच्चे, दुष्ट और कमीने लोगों के मनोविज्ञान का मास्टर है। उनकी तर्क पद्धति, मानसिकता और व्यवहार को जितनी गहराई से अमरकांत जानता है, मेरे ख्याल में हिंदी का कोई दूसरा लेखक नहीं जानता। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। उनकी शैली की सहजता व भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों व शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। जीवन की कथा उसी ढंग से वो कहते हैं जैसे कि जीवन चलता है। अब देख लेते हैं इन्हें कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान मिले हैं। कई हैं इनके पुरस्कार, कम से कम 8-9 पुरस्कार हैं मुख्य। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, जन संस्कृति सम्मान, मध्य प्रदेश का अमर कीर्ति सम्मान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ 2007 इन्हीं हथियारों से रचना के लिए इन्हें मिला और इसी कृति के लिए 2010 का व्यास सम्मान भी मिला है। इनके कहानी संग्रह हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, तूफान और कला प्रेमी। अमरकांत के उपन्यास हैं सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, कंटीली राह के पुल, ग्राम सेविका, सुखजीवी, बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पतोह, लहरें, इन्हीं हाथों से। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है, बच्चों के लिए भी उपन्यास लिखे इन्होंने। बाल उपन्यास जैसे कि वानर सेना, नेउर भाई, मंगरी, सच्चा दोस्त, बाबू का फैसला, खूंटों में दाल आदि। 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद में इनका अंततः देहांत हो गया। आगे हम इनकी कहानी दोपहर का भोजन पर भी चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।